अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क की सियासत में सियासी जमातें इंतखाबात की तैयारियां कर रही हैं, अपने अपने सियासी बयानिए तश्कील दिए जा रहे हैं और हिकमत अमली पर गौर हो रहा है कि किस तरह से आने वाला इंतखाब लड़ना है। इलेक्शन कमीशन ने अगरचे कहा है कि तकनीकी वजूहात हैं, इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी जनवरी का जो आखिरी हफ्ता है उसको इलेक्शन की तारीख के तौर पर अब जो है वो समझा जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। मुल्क की सियासत में मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, उनके वतन वापसी और मुस्लिम लीग नून के बयानियों को लेकर भी काफी बात हो रही है। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक गुज़िश्ता रोज लंदन में होने वाला जो इजलास था, उस इजलास में नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर अपने सियासी बयानी के हवाले से मुशावरत की है और खबर यह भी है, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस पर नजरसानी से इनकार कर दिया है। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने ये कहा है कि पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने वाजे किया था कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान वापस आएंगे। आज निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि नवाज शरीफ जेल तोड़कर नहीं बल्कि हुकूमत की इजाजत से बाहर गए थे और वापसी पर उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा। इंतखाबात की तारीख का मामला भी है। निगरान वजीर इत्तलात ने यह कहा है कि इलेक्शन की हतमी तारीख के हवाले से उम्मीद का इजहार किया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। उनका यह भी कहना था कि किसी भी सियासी जमात को जो है वो हिस्सा लेने से नहीं रोका जाएगा इंतखाबात में। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से पहले लाहौर में 7 जलसों के इनेकाद का फैसला भी किया है। क्या तैयारी है इस वापसी के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, और क्या ये जो मामलात हैं उनका कोई हल नून लीग के पास है या नहीं? खुर्रम दस्तगीर साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब, सबसे पहले तो ये पार्टी के हवाले से बताइएगा, पार्टी के अंदर क्या सोच पाई जाती है इंतखाबात को लेकर, तैयारियों को लेकर, और इन ये जो बयानिए वाली बात हो रही है, इस बयानिए के हवाले से जो एक तासुर बन रहा है उस बारे में। नवाज शरीफ तो चाहते हैं कि जो नाइंसाफी उनके साथ हुई, बल्कि उनसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ हुई, उसका बेहतरीन मदावा यही है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उस वक्त 2017 में अदलिया के जरिए उनको नायल करवाने के, और उसके बाद भी ऐसे फैसले आए जिसमें उनको पहले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक फिर पार्टी की सदारत से हटाया गया, फिर पार्टी का निशान छीन लिया गया सेनेट के 2018 के इंतखाबात में, कि वो जो चाहे अफसरान थे या कम से कम उनका ये इतराफ होना चाहिए कि ये गलत हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को उसका बहुत नुकसान हुआ है। और 76 साल के बाद जो अगर आज भी पाकिस्तान में हमें जमहूरियत और आमरीत की बहस करनी है, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने जो अब 24 करोड़ से जायद पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, उनका जो मुस्तकबिल है उसको दुरुस्त करना इस भी जरूरी है कि हमें एक सीधा रास्ता नजर आए कि जो जमहूरियत का रास्ता है और जो आइन के इब्तदाइया में लिखा है कि अल्लाह ताला के बाद इस रियासत में हाकमियत मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगी, तो वो उसका इयादा करेंगे मियां नवाज शरीफ। और बहुत सारे लोगों का जो ख्याल है कि शायद कोई विच हंट होने जा रहा है, ऐसा कोई नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, क्योंकि आज जो हम बहुत सारी मुश्किलात देख रहे हैं पाकिस्तानियों को, खासतौर पर जो महंगाई का मामला है या हम यूटिलिटीज के बिलों का मामला है, उन सारे मामलात का ताल्लुक उसी जो डिसरप्शन हुई है पाकिस्तान की उस वक्त। देखिए ना, उस वक्त तो पाकिस्तान में जब मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत मुकम्मल की तो फूड इन्फ्लेशन 1% थी, तो लिहाजा उस वक्त के जो पाकिस्तानी ने जो उस वक्त का रिलीफ देखा है, वो अब अगर आज इतनी मुश्किल में है तो उन्हें ये बताना है कि ये जो 1% से हम इतनी ज्यादा महंगाई पर आए हैं, ये रास्ता कहां से आया है। और इसीलिए जो है ये सारी डिस्कशन जो है उसका हिस्सा है। लेकिन ये मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि मियां नवाज शरीफ का जो फोकस होगा, जहां वो इस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन उनका फोकस यही है
जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमें पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर जाना है। ये सिर्फ ये उस डायलॉग का हिस्सा है कि हमें आगे कैसे जाना है बतौर एक जमहूरियत के और एक इंशाल्लाह खुशहाल जमहूरियत के, बाइज्जत जमहूरियत के। तो जो आने वाला रास्ता है उस तक ले जाने के लिए या उसमें रोशनी दिखाने के लिए बाल माजी से कुछ सबक सीखना जरूरी है। लेकिन सने वाला रास्ता तो है, लेकिन आप बार बार पीछे मुड़कर भी देखते हैं। एक ऐसी कोशिश आपने पहले भी की है, मुशर्रफ साहब वाला मामला था और उस वक्त भी यही डिस्कोर्स था जिस डिस्कोर्स की बात आप अभी कर रहे हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं ये वही रास्ता है जिस रास्ते पर आप पहले चले हैं और जो पहले हुआ और जो अब आपकी हिकमत अमली होगी उसका मवाजना आप किस तरह से करते हैं? जी देखिए हमने भी तो उससे सबक सीखना है ना कि वो एक ऐसी सूरत साल पैदा हुई जिसकी वजह से पार्टी को फिर 2014 के धरने का सामना करना पड़ा। फिर 2014 से 17 तक जो है एक मुस्तकिल पार्टी को अंडरमाइन किया जा रहा था मुक्तदरा की तरफ से। तो लिहाजा ये सारी चीजें हमारे सामने, इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो एक लोगों का ख्याल है कि कोई बहुत बड़ी इधर सख्ती की कोई कैंपेन शुरू होने लगी है। मियां नवाज शरीफ जो है बड़े इस मामले में अब पाकिस्तान के सबसे सीनियर इस वक्त सियासतदान और स्टेट्समैन है। तो वो एक मोहतात रास्ता इख्तियार करेंगे, लेकिन बहरहाल जिस तरह मैंने कहा अगर पीछे हमारे रास्ते में जो गड़े आए और पत्थर आए, अगर हम उनसे सबक ना सीखें तो फिर आगे का रास्ता साफ करना मुश्किल होगा। तो आगे के लिए भी इसलिए ये इस पे पार्टी जो है वो बहुत सीरियसली बैठकर इस पर गौर कर रही है कि हमें एक तरफ देखिए एक दरमियानी रास्ता निकालना है जिस रास्ते के एक तरफ फौजी आमरीत की खाई है, हम उसमें भी नहीं गिरना चाहते, दूसरी तरफ जो इमरानी तजर्बे का जो फॉशिज्म है वो भी है। तो लिहाजा इन दोनों खाइयों के दरमियान से हमें कौम को जमहूरियत का रास्ता निकालकर आगे लेकर जाना है। ये एक बड़ा तवाजन का मुतालबा करता है और मियां नवाज शरीफ से बेहतर शख्स कोई नहीं है जो इसको लेकिन ये जो आने वाले इलेक्शन है इस हवाले से पार्टियां लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत कर रही हैं। आपके जो इत्तेहादी रहे हैं हुकूमत में वो तक शिकायत कर रहे हैं। तो क्या ये शिकायतें, ये शिकवे इन जमातों के जो ये कह रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्या ये ठीक है? देखिए हम सब के क्योंकि इंतखाबात का मौसम है, हम सब के गिले शिकवे हैं, मुस्लिम लीग नून के गिले शिकवे हैं, सिंध में उसी तरह जिस तरह पीपल्स पार्टी के पंजाब में गिले शिकवे हैं। ये गिले शिकवे चलते रहेंगे, लेकिन जो असल मुकाबला है जो होगा तमाम जमातों के दरमियान वो यही होगा जिसका मैंने जिक्र किया कि कौन पाकिस्तानियों को ये कायल कर सकता है कि उनके बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल किसके हाथ में देना, किसने पहले परफॉर्म किया है और दोबारा परफॉर्म कर सकता है, कौन माजी में नाकाम रहा है और आगे कैसे जाना है। तो लिहाजा ये जो एक कैंपेन है जिसकी मुस्लिम लीग नून की तरफ से क़यादत मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे, ये हमें तो फ्यूचर फोकस्ड रखनी है। पार्टी का जो इस मामले में व्यू है वो ये है कि हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना है और जो अभी इलेक्शन कमीशन ने नए इदादो शुमार जारी किए हैं जिसमें तकरीबन 45% वोटर जो हैं उनकी तादाद यानी उनकी जो उम्र है वो 36 साल या उससे कम है। तो लिहाजा वो जो नए वोटर्स हैं उनको नया रास्ता दिखाना है कि भाई पाकिस्तान ने इस तरह आगे जाना है और ये जमहूरियत का रास्ता है, ये वफाकियत का रास्ता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल जो है कि कौन सी पार्टी इकोनॉमिक ग्रोथ में जिसकी क्रेडिबिलिटी है, किसने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है कि पाकिस्तान ग्रो कर सके। ये बहुत सारी बातें हैं। तो असल मुकाबला वहां होना है, शिकायतें गिले तो चलते रहेंगे। लेकिन देखिए वो तो बात आपकी ठीक है खुर्रम साहब, इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, जिन मुआशी भंवरों में हम फंसे हुए हैं, आपको लगता है कि कोई भी जमात अकेली या जमातें मिलकर जो है वो इससे पाकिस्तान को निकाल सकती हैं और सलाहियत है जो भी हुकूमत आती है, या अगर मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत आ जाती है? पहली तो हमारी पूरी कोशिश होगी और मेहनत होगी, अल्लाह ताला से दुआ होगी कि पाकिस्तान की अवाम हमें अपनी
अक्सरियत अता करें जिस तरह उन्होंने 2013 में की। उसके बाद जब एक दफा मुस्लिम लीग नून की अपनी हैसियत मजबूत होगी तो फिर कोई हर्ज नहीं है कि उसमें दूसरी जमातें भी अगर शामिल होना चाहती हैं। बहुत मुश्किल फैसले आ रहे हैं पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के लिए खास तौर पे, लेकिन खारजा पॉलिसी में भी बहुत मुश्किल फैसले आ रहे हैं जो हम ना सिर्फ अमेरिका और चाइना के दरमियान जो तनाव है बल्कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक का जो अब इसराइल के साथ ताल्लुकात का बढ़ना है, उसमें गहराई आना है, वो हमारे लिए भी चैलेंज है क्योंकि वो हमारे भी बहुत दोस्त हैं जो मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक हैं। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसपे हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि जितनी भी जमातें हमारे साथ शामिल होना चाहती हैं वो हों, लेकिन मुस्लिम लीग नून की अपनी इतनी बड़ी मौजूदगी हो कौमी असम्बली में, इसके जरिए एक मुस्तहकम हुकूमत जो है वो हम लेकर चल सकें। लेकिन यहाँ जहां से आपने आगाज किया था रहमान साहब, उसका जिक्र फिर आ जाता है कि अगर हमें सबक सीखना है तो 2013 में भी मुस्लिम लीग नून के पास एक मजबूत अक्सरियत पाकिस्तान के अवाम ने उन्हें दी थी, लेकिन उसके बावजूद जिस किस्म की के ऊपर हमले हुए धरने के जरिए, अदलिया के जरिए, मीडिया के जरिए, तो ये दोनों चीजें साथ होंगी तो फिर एक ऐसी हुकूमत आएगी जो यकसुई से अपने 5 साल मुकम्मल करे, पाकिस्तान को आगे लेकर। लेकिन देखिए खुर्रम साहब, इस वक्त सबसे बड़ा मसला लोगों का महंगाई है, तो जो हम सलाहियत की बात करते हैं, क्या नून लीग के पास इसका कोई इलाज है? हमारे पास 2-3 बातें हैं जिसमें हमें महंगाई को तोड़ करने के 2-3 तरीके हैं जो कि हम पहले भी इस्तेमाल हुए हैं। एक तो ये जिसके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ है और बड़ी को, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में, पाकिस्तान के माहौल में जब तक रुपए की कीमत मुस्तहकम नहीं होती तब तक पाकिस्तान की महंगाई नहीं रुकती। एक तो ये इशू है। दूसरा, आने वाली हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये जो अभी पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर डॉलर का जो आउटफ्लो था उसको अब रोकने का इंतजाम है, तो उसको मुस्तकिल करना है। ये अब चंद दिन का खेल नहीं है कि आप चंद दिन इसको करें और फिर आप समझेंगे काम पूरा हो गया। उनके अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें तो मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान से डॉलर्स जो हैं उनका आउटफ्लो होगा, उसको रोकना पाकिस्तान के अंदर वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा ये है कि ये जो मुख्तलिफ कमोडिटीज हैं, देखिए यहाँ हम महंगाई का जिक्र करते हैं लेकिन जो बात कम तवज्जो मीडिया में आती है, क्योंकि कंप्लेन करना या शिकायत करना ज्यादा सियासी तौर पे कारामद समझा जाता है, कि पाकिस्तान के जो काश्तकार थे इस दफा गंदम के, उन्हें बहुत अच्छी कीमत हमारी हुकूमत ने दी थी, जो 15 जमातों की हुकूमत थी। तो वहां पाकिस्तान के जो देहाती इलाके हैं जहां 4,000 रुपए या 3900 रुपए के हिसाब से गंदम खरीदी गई है, वहां मुआशी हालात निस्बतन बेहतर है शहरों के मुकाबले में। तो लिहाजा वहां भी ये एक इशू जरूर है। हम शहर में खड़े होकर कहते हैं कि आटा महंगा है, लेकिन उसके बेनिफिशियरीज भी पाकिस्तान के देहाती इलाकों में, पंजाब में और सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में, इवन बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में जहां गंदम उगती है, उन्होंने उसका फायदा लिया। तो वो एक बम्पर क्रॉप हुई थी। हमें इस दफा कॉटन की भी बम्पर क्रॉप एक्सपेक्टेड है। तो लिहाजा ये जो बैलेंस है, असल में जो हमें जिस चीज की हम सब की तलाश होनी चाहिए कि कैसी मजबूत हुकूमत आए जो जिसके ऊपर फिर शकूक व शुबात ना हो, और वो यकसुई से पाकिस्तान के मामलात को जब मैनेज करेंगे जिस तरह हमने 2013 से 18 में किया था, तो उस वक्त मैं, आज तो वो ख्वाब लगता है कि 2015-16 का जो साल था उसमें 2.8% महंगाई थी ओवरऑल पाकिस्तान की। तो लिहाजा वो भी मुस्लिम लीग नून का क्रेडिट है। तो हम हमारी टीम ही केपेबल है जो पाकिस्तान आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन पार्टी अब जबकि इंतखाबात में जाने की तैयारी कर रही है और एक तरफ एहतसाब की बातें हो रही हैं, नाम लिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसे अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। पार्टी के अंदर क्या राय पाई जाती है, किस तरह के ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं बतौर पार्टी, और अगर ये जो आप बातें कर रहे हैं अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं? जी, इसका भी जो इरादा है वो तो कायदे मोहतरम नवाज शरीफ ही आकर करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान की आवाम ने इंशाल्लाह हमें मुंतखब किया तो फिर हमें एक बतौर इदारा उनका जो एहतराम है
वो करना है। उनके साथ खासतौर पर खारजा पॉलिसी में और सिक्योरिटी पॉलिसी में गुफ्तगू जारी रखनी है, क्योंकि हमारे मशरिक में हिंदुस्तान है, मगरब में अफगानिस्तान है, और जिनके साथ हमारे ताल्लुकात का जो मामला है वो बड़ा गंभीर है और मुश्किल है। लेकिन इसमें जो गाइडलाइन है वो खुद मेरे ख्याल में तो अब इस्टेब्लिशमेंट में ये एहसास हो चुका है। और अगर आप जनरल कमर बाजवा की जो आखिरी तकरीर है वो उसको दोबारा देखें तो आपको उन्होंने इसका बरमला इतराफ किया है कि ये जो सियासी इंजीनियरिंग की कोशिश की थी जिसके नतीजे में इमरान खान को मुसल्लत किया गया पाकिस्तान के ऊपर, वो सियासी इंजीनियरिंग अब तो खुद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी वो उसमें से महसूस तो यही हुआ है, जो सारी गुफ्तगू हम सुन रहे हैं कि वो उससे पीछे हटना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है कि जो पाकिस्तान की अफवाज हैं, जो हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं और अब सरहदों के ऊपर बड़े सीरियस इश्यूज बने हुए हैं, कि वो आकर इसको अपनी सरहद अपना काम करें, जो उन्होंने इनपुट देना है मुख्तलिफ मामलात में वो भी दें, लेकिन जो आगे लेकर चलने का मामला है, मुल्क को चलाने का मामला है, वो जिस तरह आइन में लिखा है वो मुंतखब नुमाइंदों के हाल होगा, वो वैसे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी बयानिए के हवाले से जो बहस चल रही है और मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो तैयारियां हो रही हैं उन पर बात कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, कुछ आकर सियासत पर ही मजीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में इंतखाबात के हवाले से जो बहस चल रही है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने की जो कोशिश कर रहा है उसमें क्या रुकावटें हाइल हो सकती हैं, सियासी बयानिए और सियासी सफबंदी किस तरह से हो रही है, आने वाले जो चंद माह हैं उनमें क्या तवक्को की जा सकती है, और खास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से आज निगरान वजीर इत्तलात ने भी कहा। तो ये मामलात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, इस वक्त इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, हमें एक तारीख तो दे दी है लेकिन कुछ जमातों का अभी भी ख्याल है कि को बड़ा वाज़े जो है वो ऐलान होना चाहिए था इन इंतखाबात की तारीख के हवाले से। तो आपको लगता है कि अब हम वाकई इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं? रहमान साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ने एक वाज़े तौर पर बात कही है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात का इनकाद हो सकता है, मेरा ख्याल उस पर यकीन करना चाहिए। सियासी जमातों को अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, अपने मंशूर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और एक दूसरे के साथ बातचीत के जरिए वो एक दूसरे को जीने का हक देने के हवाले से बातचीत का आगाज करना चाहिए। तो इलेक्शन जो है जाहिर है कि 2 दिन 4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, ज्यादा देर तक तो उन्हें जवाब नहीं डाला जा सकता। तो बहरहाल इस पोल से तो हमें गुजरना ही होगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि हम बखैर खूबी गुजर जाएंगे। ठीक है। और ये जो जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रही हैं, मतलब पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि शायद लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों के पास नहीं है, कुछ पीटीआई के भी गिले हैं। तो आपको लगता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड इंतखाबात से पहले तमाम जमातों के पास मौजूद है? देखिए, ये शिकायत तो सबसे पहले पीटीआई को होनी चाहिए। बाकी तो जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, उसकी शिकायत तो जो भी हो उसमें कोई वजन महसूस नहीं होगा। सूबा सिंध के अंदर उनके जो हरीफ हैं उनको इसी किस्म की शिकायत पीपल्स पार्टी से हैं, और पंजाब में और मरकज में पीपल्स पार्टी कह रही है। तो पंजाब में भी आप देखिए कि मोहसिन नकवी साहब निगरान वजीर आला हैं, जिन्हें जरदारी साहब अपना बेटा कहते थे। तो यहाँ कोई ऐसी सूरत हाल तो नजर नहीं आती कि पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। जहाँ तक वफाक का ताल्लुक है, वहाँ जो वफाकी काबीना है या जो मुशीर है वजीर आजम के, वो कुछ ऐसे अफसर जरूर हैं जो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में अहम पोजीशनों पर फाइज थे।
बादशाह तहरीक इंसाफ ने उनको टारगेट भी किया और तवील अरसा उनको कैदोबंद की सौकतें बर्दाश्त करना पड़ी, लेकिन वो कुछ सियासी वाबस्तगी नहीं रखते। तो मेरा ख्याल है कि ये बात जो है इसका कोई वजन ज्यादा नहीं है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी को तवज्जो करनी चाहिए कि पीटीआई की शिकायत की तरफ, और उसके हवाले से तो कोई बात में वजन हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये सियासी जमातें ये महसूस कर रही हैं तो आपस में बैठ जाएं और कोई ज़ाब्ता तय कर लें और एक दूसरे को स्पेस दें। किसने रोका है उन्हें? अच्छा, मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से आपकी क्या राय है? कुछ हिंट्स ड्रॉप किए जा रहे हैं, जैसे कोई बड़ी जारहाना सियासत के साथ मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, ये जमात इंतखाबात में कोई जारहाना सियासी बयानी के साथ जाएगी, या फिर जिस तरह से जो तर्ज सियासत शहबाज शरीफ का है ये उसके साथ मैदान में उतरेगी? देखिए, मुस्लिम लीग नून को अपने वोटर्स का एतमाद बहाल करना है, उनको उम्मीद की शमा रोशन करनी है उनके सामने, उनको ये यकीन दिलाना है कि उनके मसाइल जो हैं वो कम हो सकते हैं। तो ये सारे काम उसको करने हैं। अगर वो सिर्फ यानी एक नेगेटिव बयानिए पे कायम रहेगी या टारगेट बनाएगी कुछ शख्सियात को, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उससे कोई माहौल बेहतर होगा, उसकी आलूदगी में इजाफा होगा। तो सबसे पहला काम तो ये है कि मुस्लिम लीग नून अपने वोटर्स का एतमाद हासिल करे, अपनी सियासी ताकत जो है उसको वापस लाए, इंतखाबात में कामयाबी हासिल करे। उसके बाद देखा जाएगा कि किसका एहतसाब होगा, कैसे किया जाएगा, आईन और कानून के मुताबिक कैसे कदम बढ़ाया जा सकेगा। पंजाबी का मुहावरा है कि नौ को दरिया अगे सुथन ला, ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। जब दरिया के पास पहुंचेंगे तो फिर उसका एहतमाम भी कर लेंगे उसे पार करने का। ठीक है। और आपको लगता है ये इस्तेहकाम जो है जिसकी हमें इस वक्त बड़ी अशद जरूरत है, इंतखाबात के बाद आ जाएगा? क्योंकि हमने बड़े हैजान में पिछले जो 18-19 माह है वो गुजारे हैं, तो आपको आगे लगता है कि अब ये इंतखाबात हो जाएंगे तो ये जो मामलात हैं वो उनमें कुछ इस्तेहकाम या ठहराव आ जाएगा सियासी मामलात में? देखिए, एक तो सियासी जमातों को और सियासी रहनुमाओं को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये हैजान जो है वो कम हो और इंतखाबात के बाद सुकून के साथ हुकूमत जो है वो की जा सके, जिससे भी लोग अपने एतमाद का मुस्तहिक गर्दाने उसे काम करने का मौका दिया जाए। जब तक सियासी जमातें अपने रवैये की इस्लाह नहीं करेंगी उस वक्त तक मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकेंगे। और फिर आवाम जो है उनको भी देखना होगा तो वाज़ेह मैंडेट दें किसी जमात को, ताकि वो सुकून कल्ब के साथ अपने प्रोग्राम पर अमल कर सके और उसे आगे बढ़ा सके। पाकिस्तान की जो मुआशी मुश्किलात हैं वो कि एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में कम नहीं हो सकती। उसके लिए मुसलसल मेहनत की जरूरत है, जद्दोजहद की जरूरत है और कुछ कंसेंसस की जरूरत भी है, और कुछ सारे अदारे, अदालती अदारे भी और एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी पुष्टपनाही की जरूरत भी है। अब अगर अदालतें जो है रुकावटें डालेंगी और मुआशी बहाली का कोई प्रोग्राम नहीं चलने देंगी और सरमायाकार जो है उनका रास्ता रोकेंगी और बेतरतीब मुकदमात में उनके खिलाफ फैसले देंगी, हुक्म इम्तनाई जारी करेंगी, तो फिर भी हम ये मकसद हासिल नहीं कर सकेंगे। एक वसी पर इत्तेफाक राय की जरूरत है। अच्छा, उस तरफ हमें पेशकदमी करनी चाहिए। और पंजाब की सियासत के हवाले से आपको क्या लगता है? पिछले तो कुछ इलेक्शनों में हमने देखा मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान ही मुकाबला रहा, तो आने वाले ये जो इंतखाबात हैं इनमें भी इसी तरह का मार्का आप देख रहे हैं? क्लोज होगा या फिर जो मारूजी हालात हैं कोई वन साइडेड भी मामलात हो सकते हैं किसी एक जमात की फेवर में? देखिए, पंजाब में तो सख्त मुकाबला हुआ। पीपल्स पार्टी तो इसमें कोई बड़े फरीक के तौर पे सामने नहीं आएगी, लेकिन पीटीआई या मुस्लिम लीग नून में सख्त मुकाबला होगा और नवाज शरीफ साहब जो है अपने हामियों में और अपने वोटरों में
किस हद तक उम्मीद की शम्मा जला सकेंगे, इस बात पर भी इसका दारोमदार होगा। तो यहाँ मुस्लिम लीग नून जो है अगरचे मुश्किलात का शिकार है, लेकिन अभी भी उसकी जड़ें अवाम में मौजूद हैं और वो मुकाबला कर सकती है और मेरा ख्याल करेगी भी। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि एक अच्छा मुकाबला होगा और लोगों को अपने फैसला सुनाने का आजादाना मौका मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी, जो इंतखाबात के हवाले से एक माहौल बन रहा है उस पर बात कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ बात मईशत की करते हैं कि माशी तौर पर क्या हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं या नहीं। कुछ वार्निंग्स हैं आलमी इदारों की तरफ से, उन पर भी बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात कर लेते हैं मईशत की। आलमी बैंक ने मौजूदा इक्तसादी बहरान से निकलने के लिए वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को अपनी मुआशी पॉलिसियों में वसी तब्दीलियां लाना होंगी। आलमी बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर है उनका कहना है कि हम सिर्फ इक़दामात तजवीज़ कर सकते हैं, मगर इस पर अमल दरामद पाकिस्तान को खुद करना है। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान इंसानी वसाइल और मुआशी बहरान के दरमियान में है। पाकिस्तान का मुआशी मॉडल अब गुर्बत में कमी नहीं कर रहा। दूसरी जानिब आलमी बैंक ने यह भी इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता माली साल में गुर्बत बढ़कर 39.4% तक पहुंच गई है। मजीद 1.25 करोड़ अफराद गुर्बत के जाल में फंस गए हैं और 9.5 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त की जिंदगी गुजार रहे हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई की हफ्तावार शरह में मजीद 1% का इजाफा इस हफ्ते रिकॉर्ड किया गया है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 38.66% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से निगरान वफाकी वजीर सनत और तिजारत गौहर एजाज ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 1986 में जो बातें कर रहे थे आज भी वही बात कर रहे हैं। इंतजार करते हैं कि सऊदी अरब चीन पैसे देगा, जो करना है वो हमें करना है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि कौन सा मुल्क है जो 9 अरब आमदनी और 9 अरब सूद के साथ चल सकता है। क्या पाकिस्तान की मईशत संभल रही है? ये जो मुआशी आशारिये हैं, अंदाजे हैं और पाकिस्तान के हवाले से जो आलमी इदारों की असेसमेंट है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त एक्सपर्ट और मईशत पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं फरूख सलीम साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फरूख सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरूख सलीम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की ऑब्जर्वेशंस हैं, जिनका ये कहना है कि हमें इस वक्त कुछ बड़े इक़दामात लेने की जरूरत है, पाकिस्तान का जो मॉडल है वो इस वक्त कोई कमी नहीं कर रहा यहाँ पर गुर्बत में, और जो इक़दामात जिनकी उन्होंने बात की है, तो आपको लगता है वो हमें अब उठाने चाहिए, इस एडवाइस को हमें सुनना चाहिए? तीन बातें जो वाज़ेह तौर पे सामने रखी गई हैं, उसमें 2 तो टैक्स के हवाले से है कि रियल एस्टेट के सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाया जाए। ये हम लोग ऑलरेडी पाकिस्तान में, वर्ल्ड बैंक हमें कहे या ना कहे, हम बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी कह रहे थे। और ज़राअत के शोबे के ऊपर टैक्स लगाया जाए, ये भी एक बड़ी पुरानी डिमांड है और हुकूमत इसका जवाब ये देती है कि वो वफाकी हुकूमत के अंडर नहीं आता, उसकी डिस्क्रेशन नहीं है, ये सूबों के पास है। अब ये जवाब जो है ये मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। कानूनी तौर पे तो दुरुस्त है, लेकिन ऐसा जवाब तो चलता नहीं है मईशत के आगे। और तीसरा उन्होंने कहा, जो मैं समझता हूँ दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हुकूमती अखराजात कम करने होंगे। और यहाँ पे मेरा तखमीना ये है कि हुकूमती अखराजात कम से कम 3000 अरब सालाना से इसमें कमी जब तक नहीं आएगी उस वक्त तक ये मामला बनता नहीं। अच्छा। तो ये 3 मेजर चीजें उन्होंने कही हैं, और जो इसका नतीजा है, जो हमारी गलत माशी पॉलिसीज का या गलत सियासत का या सियासत के असर रसूख में आते हुए माशी पॉलिसी बनाने के जो नताइज है, वो वर्ल्ड बैंक ने सामने रखे हैं। वो ये कह रहा है कि इस वक्त जो गुर्बत की शरह है वो 40% तक लगभग पहुंच गई है, जिसका मतलब ये है कि हर 10 पाकिस्तानी जब आपको नजर आते हैं तो उसमें से 4 जो है वो गुर्बत की शरह से नीचे रह रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि 10 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो गुर्बत की शरह से नीचे रह रहे हैं, और इनमें से 1.25 करोड़ जो हैं उनका इजाफा हुआ पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर।
तो अंदाजा कीजिए बिल्कुल 10 ठीक। करोड़ पाकिस्तानी जो गुर्बत की शरह से नीचे रह रहे हैं। अब इसका एहसास भी हमें पहले ही था जब हुकूमत का अपना इदारा जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, वो हमें ये बताता है कि पिछले एक साल में गंदम की कीमत 100% बढ़ गई है, चाय की कीमत 95% बढ़ गई है, चीनी की कीमत 70% बढ़ गई है, चावल की कीमत 66% बढ़ गई है। ये हुकूमती इदारो शुमार है और तनख्वाहों में कोई इजाफा नजर नहीं आता, तो जाहिर बात है फिर नतीजा गुर्बत निकलेगा। अच्छा, लेकिन ये जो मुतालबा है या एडवाइस इसे कह लें कि अमीरों पर टैक्स जो है वो लगाया जाए, ये पाकिस्तान के अंदर ये पहले भी बहस रही है। ये जब IMF हमसे ये कहता है कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं, तो ये किस तबके की बात करता है? क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी ये डिबेट है कि जो एक तबका टैक्स देता है, आप उसी के ऊपर बार बार टैक्स लगाए जा रहे हैं और बल्कि टैक्स नेट को बढ़ाने की जरूरत है। तो इससे आपको क्या समझ आती है? ये कौन लोग हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं कि जिन पर टैक्स लगाना या बढ़ाना जरूरी है? ये इस वक्त जो हमारा टैक्स इकट्ठा होता है उसमें से लगभग 60 से 65% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स को कहते हैं कि वो रिग्रेसिव टैक्सेशन है, यानी कि वो जालिमाना टैक्सेशन। और उसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि जिस तरह आपकी आमदन गिरती चली जाती है, आपके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि जैसे जैसे आपकी आमदन बढ़े उसी तरह आपके ऊपर टैक्स का बोझ भी बढ़ता चला जाए। आप अंदाजा कीजिए पाकिस्तान में एग्जैक्ट रिवर्स है। हमें बचपन में वो एक कहानी सुनाई जाती थी, रॉबिन हुड की कहानी, और उसमें वो रॉबिन हुड जो है वो उमरा से पैसे छीना करता था, अमीर लोगों से पैसे छीना करता था और गरीबों में बांटा करता था। पाकिस्तान के अंदर ये रिवर्स रॉबिन हुड टाइप मॉडल है, यानी कि यहां हुकूमत पाकिस्तान जो है वो गरीबों की जेब से माल निकालती है, छीनती है, उनके ऊपर टैक्स लगाती है, और वो माल जो है वो अमीरों की जेब में चला जाता है। ये है वो जो IMF हमें या वर्ल्ड बैंक इस वक्त हमें ये कह रहा है कि भाई टैक्स उसके ऊपर लगाओ जिसकी आमदन ज्यादा है, उसके ऊपर सारा बोझ ना डाल दें जो ऑलरेडी गरीब है, जो ऑलरेडी शराय गुर्बत से नीचे रह रहा है। तो कहां ये जा रहा है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, देखिए आपके घर में, आपके दफ्तर में, आपकी दुकान में बिजली का बिल जो आ रहा है उसमें इनकम टैक्स लगाया गया। अब खुदाया अगर आपने इनकम टैक्स जो है वो बिजली के बिलों से इकट्ठा करना है तो फिर FBR को बंद कर दें। फिर FBR का क्या मामला रह गया? फिर आप सोचिए कि जो आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं पेट्रोल पंप में, उसमें आप 300 रुपया दे रहे हैं लीटर का, उसमें से लगभग 100 रुपया जो है वो हुकूमत का टैक्स है। तो अगर आपने टैक्स सारा का सारा बिजली से और आपने टैक्स सारा का सारा पेट्रोल की कीमत से निकालना है, तो फिर ये जो आपने इदारे खड़े कर रखे हैं टैक्स कलेक्शन के लिए, उनको बंद कर देना चाहिए। तो आसान अल्फाज में यही कहा जा रहा है कि जिसकी आमदन ज्यादा है उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगना चाहिए, और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसकी शरह कम होनी। लेकिन इसके साथ एक जो दूसरा मामला है जिसका आपने भी पहले इशारा किया, वो हुकूमती अखराजात का है, और हुकूमती अखराजात कम करने की जरूरत है। हम पहले भी ये मुतालबा जो है वो सुन चुके हैं। क्या चाहता है IMF? किस तरह के हुकूमती अखराजात ये आलमी इदारे चाहते हैं कि हम अपने जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनके अंदर किस तरह से कमी करें? देखिए दो लेवल हैं, एक विफाक का लेवल है और एक सूबाई लेवल। विफाक का बजट अगर आप निकाल के देखें तो उसमें साल का लगभग कोई 750-800 अरब रुपया जो है वो रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट के ऊपर लगाया जाता है, यानी कि हुकूमत चलाने का। अब आप सोचिए कि सारी की सारी वजारतें तो 18वीं अमेंडमेंट के बाद हमने सूबों में बांट दी, तो फिर 3 दर्जन वजारतें जो हैं वो विफाक में क्या करती? उन 3 दर्जन वजारतों के नीचे कोई लगभग 400 के करीब डिपार्टमेंट है और कई 100 उसके अंदर डिविजन्स हैं, और उन डिविजन्स के नीचे कई 100 जो है वो आपके डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। अब मुझे तो लगता ऐसे है कि 4 या 5 वजारतों के अलावा, देखिए आप डिफेंस की वजारत रख लें सेंटर के अंदर, विफाक के अंदर आप टेलीकम्युनिकेशन रख लें, आप खजाने की वजारत रख लें, 4 या 5 से ज्यादा वजारतें आपको विफाक में नहीं चाहिए, क्योंकि आप
लॉ के तहत, आप 18वीं तरमीम के तहत सब कुछ सूबों को दे चुके हैं। अब आपने कोई 950, ये मैं हाजिर बजट की, इस साल के बजट की बात कर रहा हूं, कोई 950 अरब रुपए का एक तरक्याती बजट इस्लामाबाद को दे दिया या एलोकेट कर दिया, मुख्तस कर दिया गया। अब 20 लाख का ये शहर है, छोटा सा ये शहर है, इसमें 950 अरब की तरक्याती मंसूबे कहां खर्च किए जाएंगे? उसमें से फिर एमएनएस को कोई 70-80 करोड़ रुपया फी एमएनए को बांट दिया जाता है तरक्याती मंसूबों के लिए। तरक्की तो सारी मंसूबों जो बनने हैं सूबों में बनने हैं, विफाक में इसका क्या रोल करता है? एक और सवाल फरूख सलीम साहब, वो है जो मुआशी पॉलिसी है या इक़दामात इस वक्त लिए जा रहे हैं। निगरान वजीर आजम ने कहा कि वो निजकारी कर रहे हैं, अगली हुकूमत आए इसको आगे बढ़ाए। कुछ और भी प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अब जबकि इंतखाबात की तारीख हमारे पास आ चुकी है, जो तारीख तो नहीं, हफ्ता कहिए उसे, पता चल गया है, लग भी रहा है कि इंतखाबात हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि इन कामों में थोड़ा सा इंतजार किया जा सकता है? ये जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है या दीगर जो मुआशी फैसले लेने हैं, कुछ मौका दिया जाए और अगली हुकूमत के आने का इंतजार कर लिया जाए? देखिए, मैं समझता हूं कि हमारा बुनियादी मसला जो है वो माशी नहीं है, वो सियासी है। जो माशी फैसला साजी होती है सियासत के असर रसूख में, उसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रखा है। तो जो पॉलिसी बननी है उनमें तसलसल चाहिए। अगर आज प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी बनाई जा रही है, जबकि जो रियासती इदारे हैं 200 के करीब या 200 से कुछ ज्यादा, जो लगभग 2-2.5 हजार अरब का नुकसान कर देते हैं सालाना की बुनियाद के ऊपर, अगर आज उनकी निजकारी की पॉलिसी बनाई जाती है तो उस पॉलिसी में तसलसल आना चाहिए। अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, वो अपनी पॉलिसी नई बनाना चाहती है, तो फिर मामला सही नहीं रहे। तो हमें सियासत को और मईशत को अलग अलग करना होगा। सियासी फैसला, माशी फैसला सादी जो है सियासी के तहत नहीं होनी। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे मईशत के हवाले से। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और खबरों को शामिल करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बिजली के सालाना बुनियादी टैरिफ में इजाफे और सेमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी के जारी अमल के बावजूद बिजली की जो कीमतें हैं उनमें इजाफे का सिलसिला रुक नहीं रहा। आज बिजली के ज़ायद बिलों की वजह से परेशान अवाम के लिए एक और खबर ये सामने आई है कि एक मरतबा फिर से बिजली के बिलों में इजाफे की जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। ये ज़राए के मुताबिक ये कहना है कि नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन के लिए बिजली की जो फी यूनिट कीमत है वो मजीद ₹3.28 उसे महंगा करने का फैसला किया है। ये इजाफा ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब गुज़िश्ता रोज निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ये कहना था, उन्होंने अवाम को यकीन दहानी कराई थी कि आने वाले दिनों में बिजली के जो बिल हैं वो ज्यादा नहीं होंगे। ये से पहले जो है वो बड़े इजाफे किए गए थे बिजली के बिलों में, और फिर जब बिजली के बिल आए तो लोगों का उस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया। अब लोग मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किए गए। अभी जो है वो हुकूमती कार्रवाइयां भी जारी हैं। हुकूमत ने एक हंगामी इजलास भी बुलाया, कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इनको जो है वो कम किया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये कोशिशें तो हैं और लोगों को ये तसल्लियां तो दी जा रही हैं, लेकिन उसके साथ दूसरी तरफ ये मुसलसल इजाफे भी जो है वो जारी हैं। और जो टैक्सेस का, क्रॉस सब्सिडीज का, तकसीम कार कंपनियों की जो नाअहली है, लाइन लॉसेस का, उसका मुसलसल जो बोझ है वो सारिफीन पर डाला जा रहा है। अब ये आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये जो सिलसिला है वो कहाँ जाकर रुकता है। लेकिन हकीकत ये है कि लोग वाकई इन बड़े इजाफों से परेशान है। बिजली आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। ये बिल देना लोगों के लिए मुश्किल हो गया, और अगर मजीद इजाफे इसी तरह से होते रहे तो ये लोगों के लिए बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल हो जाएगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान इमान अज़हर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।